Today we are going to start with colonial expansion and India resistance. Different polities, different regional polities were there which emerged after the decline of the Mughal Empire, as we know. And this is our third lecture video, most probably. This is the fourth lecture video, and three we have already completed. So go and watch those three also. So in this we will mainly deal with the state Hyderabad, how Hyderabad emerged and the Carnatic got separated from Hyderabad, and they led to an Anglo-Carnatic war, which is very famous. So we are going to deal with these topics in this lecture. So let's start with the video. The Mughal Empire collapsed and it led to the emergence of new states. जैसे ही मुगल एम्पायर कोलैप्स करता है, बहुत सारे स्टेट्स जो इमर्ज करते हैं. मेनली टू टाइप्स के स्टेट थे. एक थे सक्सेशन स्टेट जो कि थे बंगाल, अवध एंड हैदराबाद, और एक थे रिबेलियस स्टेट जो कि रिबेल होकर अलग हुए थे, जैसे मराठा, अफगान, जट, पंजाब स्टेट्स. कुछ साउथ में स्टेट्स थे जैसे कि केरला, तमिलनाडु, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे जैसे नागालैंड, मिजोरम. ये सब जो थे ना वो मुगल एम्पायर से अलग हो गए थे और रीजनल पॉलिटीज डेवलप हो गए थे. नाउ इट वाज क्लियर दैट द ब्रिटिश हैड टू फाइट विद दीज स्टेट्स बिकॉज मुगल एम्पायर हैड इटसेल्फ वीक. अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया था ब्रिटिश के लिए कि उनको मुगल एम्पायर से फाइट नहीं करना था, उनको जिस रीजनल पॉलिटीज से फाइट करना था उस पोजिशन में आने के लिए. इमर्जेंस ऑफ पॉलिटीज, इनका नेचर कैसा था स्टेट का. ये लोग जो थे वो मुगल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किए थे मेनली. भले हम लोग देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मुगल का डिक्लाइन कर जाता है, लेकिन मुगल पूरा सिस्टम मतलब मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है, लेकिन मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो तब भी कंटिन्यू रहता है. उनके सक्सेसर्स भले ही वीक थे जिसके वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन किया, बट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टिल कंटिन्यूड. लाइक रेवेन्यू स्टिल जो सक्सेसर स्टेट्स थे, जो रीजनल पॉलिटीज थे, वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे थे. और जो स्टेट्स रीजनल पॉलिटीज थे वो नॉन कम्युनल अप्रोच के थे, मतलब वो हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको एक साथ लेके चलने वाले में से थे. वो हिंदूज को भी पोजीशंस देते थे अपने नोबिलिटी में कि आप भी रहिए नोबल्स. सो वो लोग नॉन कम्युनल अप्रोच के थे. दे फेल्ड इन इकोनॉमिक डिक्लाइन इन द, लेकिन वो लोग इकोनॉमिक डिक्लाइन जो हुआ था 18th सेंचुरी में उसमें वो लोग फेल कर जाते हैं. दे फेल टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन द पोजीशन. वो लोग अपना पोजीशन को कंसोलिडेट मतलब अपना पोजीशन को वहाँ पर स्टैब्लिश तो कर लिए थे रीजनल पॉलिटी बन के, लेकिन उसको बहुत समय तक चला नहीं पाया, और जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर उनको ओवर रूल कर लेता है. जैसे कि इस वीडियो में मेनली हम लोग हैदराबाद से डील करेंगे, तो हम लोग इसमें हैदराबाद में देखेंगे कि तीन टाइप के कर्नाटिक वॉर्स भी होते हैं, एंग्लो कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो वी आर गोइंग टू डील विद दोज थ्री कर्नाटिक वॉर्स ऑल्सो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो दैट how does the Hyderabad emerge, who is the founder of the Hyderabad, and who all were the rulers of the Hyderabad. So the founder was the Nizam ul Mulk Asaf Jahan in 1724. Who founded Hyderabad? Hyderabad को कौन फाउंड किया था? असफ जहां, निज़ाम उल मुल्क, जिनको असफ जहां कहा जाता था, वो 1724 में हैदराबाद को फाइंड करते हैं. एंड ही ऑल्सो एक्सेप्टेड एज एन इंडिपेंडेंट रूलर बट नेवर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल. हैदराबाद एक स्टेट था, मतलब था, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते थे कि हम इंडिपेंडेंट है. बट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, हैदराबाद सेड दैट नो, नाउ वी आर द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मुगल एम्पायर. इम्प्लीमेंटेड जागीरदारी स्टेट्स इन द दिल्ली. जागीरदारी सिस्टम स्टार्ट हो गया था दिल्ली में. चेक ऑन द मराठास पे चेक करना, मैसूर पे चेक करने लगे ये लोग. मींस कुछ भी हुआ, वॉर्स हुआ या उन लोगों का था कि हम लोग टैक्स वहाँ से कलेक्ट करें, क्योंकि टैक्स जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था उस समय. ओपन द गेट ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉर इंडिया. हैदराबाद में जो नोबिलिटी थे वो हमेशा फाइट कर रहे थे, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सब एक दूसरे से फाइट कर रहे थे कि हम रूलर रहेंगे, जिसकी वजह से जो स्टेट था वो धीरे धीरे वीक होने लगा. और जैसे ही स्टेट वीक होता है और अब अगर आप गद्दी के लिए केवल फाइट कर रहे हैं, यू वांट जस्ट टू रूल, सो व्हाट विल हैपन? इट विल इवेंचुअली लीड टू द डिक्लाइन. सो दैट ओनली हैपेंड. इट ओपन द गेट फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एज हैदराबाद बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिल्ली. जैसे हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद अपना इंडिपेंडेंस बोल देता है कि नाउ वी आर फाइनली इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिल्ली, वी आर नो मोर द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर. सो आफ्टर सम टाइम ओनली वी इवेंचुअली सी दैट Karnataka says that now we are also independent from Hyderabad. We are no more the part of the Hyderabad. So both the state Hyderabad and Karnataka took their independence. So Hyderabad took independence from Delhi, and same Karnataka took independence from Hyderabad. जैसे कि हैदराबाद ने दिल्ली से ले लिया अपना
इंडिपेंडेंस, और कर्नाटक ने बोला कि ठीक है हम लोग भी अब हैदराबाद के साथ नहीं रहेंगे। तो कर्नाटक को कौन फाउंड किया? नवाब सतदुल्ला खान, ये कर्नाटक के फाउंडर थे और ये मेनली मुस्लिम स्टेट था। टेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन जो था ना वो मेन टेंशन था, क्योंकि जिसको रूलर बनाया गया था वो नहीं चाहता था कि ये रूलर है और वो उनको किल कर देता वो नोबल को। बैटल सर थॉमस इन मद्रास फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड सोल्जर्स ऑफ अनवरुद्दीन। एक फाइट स्टार्ट कर देता। अनवरुद्दीन को नोबल्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो रूल करे, तो इसीलिए वो अनवरुद्दीन को हटाने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। ये चीज़ अनवरुद्दीन को पता चल जाता है और वो स्टेट से भाग जाता है। अब वो कहाँ जाता है? वो चला जाता है हेल्प मांगने के लिए। अब इंग्लिश के पास वो चला जाता है कि आप हमें हेल्प कीजिए। इंग्लिश जो है वो मान जाता है कि ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू। और एक फाइट स्टार्ट हो जाता है फ्रेंच सोल्जर्स ऑफ अनवरुद्दीन, द नवाब ऑफ कर्नाटक। तो एक फाइट स्टार्ट हो जाता है फ्रेंच में और इंग्लिश में, जिसको हम लोग एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स कहते हैं। ये 3 बार वॉर होता है मेनली। ये टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि कर्नाटिक वॉर हो जाता है। ही वॉज अ मेजर फिगर ड्यूरिंग द 2 कर्नाटिक वॉर्स, और अनवरुद्दीन जो था ना वो मेजर फिगर रहा था फर्स्ट 2 कर्नाटिक वॉर्स में। नाउ चंदा साहिब हैड टू फेस फॉरेन स्ट्रगल। चंदा साहिब को भी बहुत फॉरेन स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। बोथ ओपन डोर्स फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू द कंटिन्यूअस स्ट्रगल ऑफ द नवाबशिप। इट प्रूव फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू डायरेक्टली इंटरफेयर इन द इंडियन पॉलिटिक्स। दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा था, तो ऑफकोर्स अगर आप बस लड़ते रहिएगा, आपका इंटरनल पॉलिटी ही वीक रहेगा, तो ऑफकोर्स एक्सटर्नल विल ऑलरेडी बी वीक। सो दैट ओनली हैपेंड कि अपने में इन लोगों का लड़ाई था, अपने में ये लोग नहीं सुलझा पा रहे थे कि कौन रूल करेगा। इसका फ़ायदा उठा रहे थे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। वो लोग बोलते थे कि हम लोग आपको हेल्प करेंगे, अगर हम लोग वॉर जीते तो आपको हम लोग रूलर बना देंगे। उसके बदले में वो लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करवाते थे, सब्सिडियरी अलायंस साइन करवाए, और धीरे धीरे इंडिया को एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, बट उनका इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स में स्टार्ट हो चुका था। नाउ वी आर गोइंग टू डू Hyderabad nicely. In 1724 असफ जहाँ बिकेम द नवाब ऑफ हैदराबाद। 1724 में असफ जहाँ जैसे नवाब ऑफ हैदराबाद बन जाता है। वो इज़ ऑल्सो नोन एज निज़ाम उल मुल्क, जिनको निज़ाम उल मुल्क भी कहा जाता है। हैदराबाद वॉज एट इट्स पीक इन द पीरियड एंड द बिटर सेंटर वॉज द डेक्कन रीजन फॉर बोथ द हैदराबाद एंड मराठा। हैदराबाद उस समय बहुत पीक पे था, मतलब उस बहुत ऊंचाई पे था, उसका सोर्स इनकम सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और उसी समय जो डेक्कन रीजन था ना, वो एक बिटर डिस्प्यूट चल रहा था वहाँ पर, किसके बीच में? हैदराबाद के बीच में और मराठा के बीच में। In 1748 निज़ाम dies and succession dispute emerged between नासिर जंग and मुजफ्फर जंग। 1748 में निज़ाम का डेथ हो जाता है, असफ जहाँ का डेथ हो जाता है, और एक सक्सेशन डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है कि अब कौन रूलर बनेगा। अब रूलर बनने के लिए दोनों में फाइट होने लगता है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग जो था वो बेटा था और मुजफ्फर जंग जो था वो ग्रैंडसन था असफ जहाँ का। अब दोनों जो था सन था और ग्रैंडसन था, तो पहले में जो थे वो बहुत सारी बीवियां रखते थे, तो बहुत सारी रानियां होती थी उनकी। तो एक रानी से बेटा था और एक रानी से ग्रैंडसन था, मतलब पोता था। तो दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। कॉजेज ऑफ द एंग्लो कर्नाटिक वॉर। एंग्लो कर्नाटिक वॉर का कॉजेज क्या था? Causes of Anglo-Carnatic War, there was an ongoing Anglo-French rivalry। हम लोग देखते हैं कि Anglo-French rivalry जो था वो कंटिन्यू चल रहा था। Anglo-French rivalry, हाँ, Anglo-French मीन्स ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में वॉर्स चल रहा था। टस बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच फॉर बिकमिंग प्री एमिनेंट ट्रेडिंग पावर्स इन द साउथ इंडिया। क्यों वॉर चल रहा था? कि हमको साउथ इंडिया में अपना वर्चस्व बनाना है, हम लोग साउथ इंडिया में रूल करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे। At the same time, there was instability and succession dispute between the nobles in the South India। और उसी समय हम लोग देखते हैं कि साउथ इंडिया में सक्सेशन डिस्प्यूट हो रहा था कि कौन बनेगा राजा। तो इस चीज़ का इंग्लिश जो है वो फ़ायदा उठाता है। रीजंस फॉर वॉर का रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ द ब्रेकआउट ऑफ द हॉस्टिलिटी बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच रिलेटेड टू सक्सेशन डिस्प्यूट इन द ऑस्ट्रिया एम्पायर। और उसी समय ऑस्ट्रिया एम्पायर में भी सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा था इंग्लिश और फ्रेंच में। नाउ एक चीज़ आप क्लियर दिमाग से एकदम आराम से सुनिए, क्यों हुआ था एंग्लो कर्नाटिक वॉर? इंडिया में इंग्लिश और फ्रेंच आया हुआ था, दोनों लड़ रहा था कि हम ट्रेड करेंगे, और ये चीज ऑस्ट्रिया में भी चल रहा था, दोनों फाइट कर रहा था ट्रेडिंग पोजीशन के लिए। इंडिया में
जो स्टेट्स थे वो वीक हो गए थे, जो हैदराबाद और कर्नाटक स्टेट था वो वीक था। क्यों? क्योंकि वहाँ सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा था कि कौन बनेगा रूलर। इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच और स्टार्ट कर देता है एंग्लो कर्नाटिक वॉर। In 1740, French attacked English trading positions in the southern India. 1740 में फ्रेंच अटैक कर देता है इंग्लिश ट्रेडिंग पोजीशन को जो सदर्न इंडिया में था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपील्ड टू द नवाब ऑफ कर्नाटक फॉर हेल्प एंड द नवाब ऑफ कर्नाटक केम टू रेस्क्यू द इंग्लिश बट फ्रेंच डिफीटेड बोथ इंग्लिश एंड द नवाब फोर्सेज। हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपील करता है नवाब ऑफ कर्नाटक को हेल्प के लिए। वो बोलता है कि आप हमको हेल्प कीजिए। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है हेल्प करने के लिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करने के लिए कौन आता है? नवाब ऑफ कर्नाटक। साउथ में फाइट चल रहा है, एकदम क्लियर कंसेप्ट रखिए। साउथ में फाइट चल रहा है, हैदराबाद में कौन बनेगा रूलर। तो जो अनवरुद्दीन था वो जाता है फ्रेंच से इंग्लिश से हेल्प मांगने के लिए। इंग्लिश बोलता है ठीक है हम आपको हेल्प करेंगे, और वहाँ पर फ्रेंच रूल कर रहा था। फ्रेंच और इंग्लिश का फाइट हो जाता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपील करता है नवाब ऑफ कर्नाटक से कि आप हमको हेल्प कीजिए। नवाब ऑफ कर्नाटक केम टू रेस्क्यू द इंग्लिश एंड फ्रेंच डिफीटेड बोथ इंग्लिश एंड नवाब फोर्सेस। लेकिन जो फ्रेंच है वो जो इंग्लिश था वो फ्रेंच था वो डिफीट कर देता है दोनों फोर्सेस को, इंग्लिश और नवाब के फोर्सेस को। इन द फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर फ्रेंच इमर्ज विक्टोरियस। और फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में कौन इमर्ज करता है विक्टोरियस? फ्रेंच। नाउ देयर वाज अ टेंशन इन द हैदराबाद एंड कर्नाटक whom to make king, so both the rivalry groups were supported in different nobles. In the first Carnatic war, the French made their support to the Nawab of Hyderabad and Carnatic. तो फ्रेंच में फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच जीत जाता है, इज वन बाय फ्रेंच। तो वो अपना नवाब बना देता है हैदराबाद में भी और कर्नाटक में भी। दोनों जगह किसका नवाब बनता है? हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रेंच का, क्योंकि जो जीता वो अपना रूलर बना दे। कर्नाटक चंदा साहिब, इंग्लिश सपोर्टेड अनवरुद्दीन। तो जैसे ही फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर एंड होता है हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच जीत जाता है। तो फ्रेंच किसको बना देता है? चंदा साहिब को बना देता है। और इंग्लिश सपोर्ट किसको करता था? अनवरुद्दीन को करता था फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में। वहीं हैदराबाद में फ्रेंच किसको सपोर्ट करता था? मुजफ्फर जंग को। और ब्रिटिश किसको सपोर्ट करता था? नासिर जंग को। और जैसे कि फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच जीता तो फ्रेंच अपने रूलर को बना रहा है, तो चंदा साहिब जो है वो न्यू नवाब ऑफ कर्नाटक बन जाता है। और हैदराबाद में फ्रेंच का मुजफ्फर जंग न्यू नवाब ऑफ हैदराबाद बन जाता है। फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर वाज द फ्रेंच, सो दे मेड देयर कंटेंडर्स ऑन द थ्रोन। क्योंकि वो लोग जीते थे तो वो अपने कंटेंडर्स को थ्रोन पे ले आए। कर्नाटक में चंदा साहिब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग। नाउ फ्रेंच बिकेम द प्री डोमिनेंट पावर इन द साउथ इंडिया। और कुछ समय के लिए जो है फ्रेंच जो है वो प्री डोमिनेंट पावर बन जाता है साउथ इंडिया में। ट्रीटी ऑफ एक्साला चैपल वो साइंड इन 1748, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। तो एक एलेक्साला चैपल जो है ट्रीटी साइन होता है 1748 में, जिसमें जो ऑस्ट्रिया में उन लोगों ने अपना ट्रेडिंग पोजीशंस दूसरे के ट्रेडिंग पोजीशंस को कैप्चर किया था वो रिटर्न कर देता है, और इंडिया में भी वैसे ही रिटर्न हो जाता है। French returned the English trading positions and English returned the trading positions which they had captured in Austria War of Succession. Now, in 1749-54 there is a breakout of hostility again. हम लोग देखते हैं कि 49 से 54 के बीच में हॉस्टैलिटी ब्रेक कर जाता है, फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, और ये इमर्ज हो जाता है सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में। डिस्प्यूट्स इन हैदराबाद इन कर्नाटिक रीजन दोनों में स्टार्ट हो गया ना। मोहम्मद अली विद द ब्रिटिशर्स। मोहम्मद अली किसके साथ था? ब्रिटिशर्स के साथ था। सपोर्ट ओवर थ्रो द चंदा साहिब, ताकि चंदा साहिब को आप ओवर थ्रो कीजिए कर्नाटिक रीजन में। और हैदराबाद में नासिर जंग विद द ब्रिटिश सपोर्ट टू ओवरथ्रो द मुजफ्फर जंग। तो हैदराबाद में नासिर जंग जो था वो ब्रिटिश के साथ था ताकि वो मुजफ्फर जंग को ओवरथ्रो कर पाए। By the Second Anglo-Carnatic War, the British gave a huge डिफीट टू द फ्रेंच इन द सदर्न इंडिया। हम लोग देखते हैं कि सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर के एंड में ब्रिटिश जो है वो फ्रेंच को एक अच्छा डिफीट दे दिया था सदर्न इंडिया में। ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी वो साइन विच मेड फ्रेंच केम टू एंड एंड हैविंग देयर ट्रेडिंग पोजीशंस कैप्चर्ड इन द सदर्न। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी साइन होता है जिससे फ्रेंच जो था जितना भी ट्रेडिंग पोजीशंस कैप्चर किया था वो वापस दे देता है ब्रिटिशर्स को।
द फ्रेंच वॉज ओनली अलाउड टू मेंटेन द कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ओवर हैदराबाद को, तो केवल उन लोगों को मेंटेन करने दे दिया जाता है अपना इन्फ्लुएंस, ठीक है, आप अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन कर सकते हैं हैदराबाद कोर्ट में, लेकिन ट्रेडिंग जो है वो अब कौन कर रहा था, इंग्लिश कर रहा था। दिस मच इज क्लियर। नाउ द थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर फिर से स्टार्ट हो जाता है, 1754 से 1763 तक चलता है, 7 years ऑफ वॉर, एक बहुत लंबा वॉर था। ब्रिटिश वन एंड इट सेड दैट इट इज अ डिसाइसिव वॉर विद द विच ब्रिटिश ड्राइव द फ्रेंच आउट ऑफ द सर्दर्न इंडिया। थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में ब्रिटिश जीत जाता है, ये लंबा वॉर था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक डिसाइसिव वॉर था जिसकी वजह से ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश का सर्दर्न इंडिया में अपना वर्चस्व स्थापित हो गया था। वो लोग, ये चीज़ क्लियर हो गया था कि नाउ द फ्रेंच जो था वो आउट हो गया था सर्दर्न इंडिया से, ये चीज़ तो क्लियर हो गया था। फ्रेंच डोमिनेशन ओवर सर्दर्न इंडिया वाज ओवर। फ्रेंच का डोमिनेशन जो सर्दर्न इंडिया पे था वो कम्प्लीटली खत्म हो गया था। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइन विच एंडेड थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, और 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है जिससे थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर जो है वो खत्म हो जाता है। सो अगर आपको MCQ में क्वेश्चन आता है कि विच ट्रीटी लेड टू द end of the third Anglo-Carnatic War, so it is the Treaty of Paris in 1763. कॉजेज ऑफ एंग्लो कर्नाटिक वॉर। एंग्लो कर्नाटिक वॉर का कॉज क्या था, क्यों हुआ ये 3 एंग्लो कर्नाटिक वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर, अब जब अपना आंसर लिख रहे हैं तो फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन देना, बॉडी में आपको लिखना है कि हैदराबाद का रूलर कौन था, कर्नाटक का रूलर कौन था, फिर हैदराबाद को कौन फाउंड किया, कर्नाटक को कौन फाउंड किया, फिर उसके बाद रूलर्स कौन आया, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है एंग्लो कर्नाटिक वॉर का। वॉर क्यों हुआ, पहले तो आपको ये लिखना है वॉर कैसे हुआ, वॉर कैसे हुआ आप खत्म कीजिएगा, उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कीजिए। कॉजेज ऑफ एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्यों था ये आपको लिखना है, और सिग्निफिकेंस ऑफ एंग्लो कर्नाटिक वॉर भी आपको लिखना है। देन ओनली योर आंसर बिकम्स अ कंप्लीटेड आंसर, then only you are going to fetch marks, otherwise you are going to lose your marks. Now the Anglo-French hostility are causes of Anglo-Carnatic war क्यों था, क्योंकि Anglo-French, Anglo means English, so English French में hostility चल रहा था, दोनों में लड़ाई चल रहा था, ऑस्ट्रिया में भी इंडिया में भी, कि कौन अपना ट्रेडिंग पोजीशन स्टैब्लिश करता है। सक्सेशन डिस्प्यूट बिटवीन हैदराबाद एंड कर्नाटक, सक्सेशन डिस्प्यूट भी चल रहा था हैदराबाद कर्नाटक में। हैदराबाद के रूलर असफ जहाँ का जैसी डेथ होता है, नासिर जंग मुजफ्फर जंग में लड़ाई होने लगता है। कर्नाटक में भी वही चीज़ देखते हैं, अनवरुद्दीन लड़ाई करने लगता है कि हम रूलर बनेंगे, फिर चंदा साहिब में लड़ाई हो जाता है। सो क्योंकि नोबल्स में ही फाइट था कि कौन रूलर बनेगा, जिसके वजह से जो स्टेट था वो धीरे धीरे वीक होने लगा। एक्सटर्नल पॉलिटी ही वीक था जिसकी वजह से इंटरनल पॉलिटी जो था वो इन्फ्लुएंस करने लगा। और क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच और इंग्लिश केवल ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में आए थे, बट वो लोग देखे कि अगर हम लोग पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, हम लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, हम लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। तो वो लोग धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करने लगे। और वो लोग ऐसे ही पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस नहीं किए, वो लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जैसे कि हम लोग बाद में बहुत थ्योरी ही दे दिया गया है दादा भाई नौरोजी का, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, उनका जो था डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश का जो पॉलिसी था। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि वो लोग डिवाइड करते थे, वो लोग लड़ाई लगवाते थे। तो वो लोग नोबल्स में ही लड़ाई लगवा रहे थे कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम लोग आपको जितवाएंगे और आपको क्या करना है, आपको हम लोग रूलर बनाएंगे और आपको हम लोगों को प्रिविलेजेस देना होगा ट्रेडिंग करने के लिए, और आपको हमारे आर्मी को मेंटेन करना होगा, हमारा खर्च उठाना पड़ेगा। सो ये सब इंटरनल वीकनेस के चलते ही एंग्लो कर्नाटिक वॉर होता है। सिग्निफिकेंस क्या था एंग्लो कर्नाटिक वॉर का, ब्रॉट हॉस्टैलिटी टू द एंड। हम लोग देखते हैं कि जो भी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चल रहा था साउथ में वो फाइनली एंड हो जाता है, और ये क्लियर हो जाता है कि अब साउथ में इंग्लिश डोमिनेट करेगा और फ्रेंच कहीं भी मिरर में नहीं था। टू टैकल द फ्रेंच थ्रेट द ब्रिटिश क्राउन सेंट देयर आर्मी। फ्रेंच थ्रेट को टैकल करने के लिए ब्रिटिश क्रोन जो मतलब ब्रिटिश स्टेट था वो भी अपना आर्मी भी भेजता है, विच टाइटल द वॉर इन देयर फेवर, जिसके वजह से वॉर जो है वॉर फेवर में चल जाता है ब्रिटिश के। ब्रिटिश ऐसे ही नहीं जीत जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे नहीं जीत जाता है, ब्रिटिश जो था ब्रिटिश स्टेट जो था वो हेल्प करता है, वो अपना खुद का स्टेट का आर्मी भेजता है फाइट करने के लिए। सिग्निफिकेंस बूस्ट टू द ब्रिटिश प्रेस्टीज, हम लोग देखते हैं जैसे ही ब्रिटिश जीतता है सर्दन में ये उसके प्रेस्टीज को भी बढ़ाता है। हैदराबाद वॉज फोर्स्ड इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस, और हम लोग फिर देखते हैं हैदराबाद को फोर्स किया जाता है सब्सिडियरी अलायंस में आने के लिए, एंड दस दे बिकेम डिपेंडेंट अपॉन द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री सपोर्ट अगेंस्ट द मैसूर एंड मराठा।
और वो लोग मिलिट्री सपोर्ट के लिए मान जाते हैं मैसूर और मराठा, क्योंकि मैसूर मराठा हमेशा लड़ते रहता था हैदराबाद से और उन लोगों को। तो क्या बोलता है ब्रिटिशर्स, बोलता है कि आप हमारे साथ सब्सिडियरी अलायंस में आ जाइए, और अगर मैसूर और मराठा आपके साथ कभी भी लड़ाई करेगा तो आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, हमारा फोर्स लड़ेगा और हमारे इक्विपमेंट्स लड़ेंगे, हमारे आर्मामेंट्स लड़ेंगे, हमारे सोल्जर्स लड़ेंगे। लेकिन ये सब तो लड़ेंगे, लेकिन इस सब का खर्चा किसको उठाना पड़ेगा? आपको उठाना पड़ेगा। जितने भी सोल्जर्स खाएंगे या जितना भी खर्च होगा वो आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन फाइट कौन करेंगे? हम लोग करेंगे। सब्सिडियरी अलायंस यही था मेनली, कि जितना भी था, तो फिर धीरे धीरे वो लोग अपना हेडक्वार्टर भी उनके क्रोन में स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो लोग एक मियर पेंशनर रह जाते हैं लास्ट में। Subsidiary alliance, it was a significance. It was a strategy adopted by British EIC to extend their indirect control over policies of the regional state. तो subsidiary alliance क्या था? ये एक strategy था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना indirect control जो establish कर लेता है regional states में। To Hyderabad military protect from regional state, example मैसूर एंड मराठा। मिलिट बोलता है कि आप आ जाइए, हम आपको सपोर्ट देंगे रीजनल स्टेट, जैसे कि मराठा मैसूर से हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर वो लोग कभी भी लड़ाई करेगा तो हमारे सोल्जर्स जो हैं उसके बदले में लड़ेंगे। एक्सपेंस ऑफ द आर्मी विल बी पेड बाय द रीजनल स्टेट, लेकिन एक्सपेंस जो खर्च होगा वो आप ही को पे करना है। हैदराबाद पेड द एक्सपेंसेस ऑफ द आर्मी। हैदराबाद जो था वो आर्मी का जितना भी एक्सपेंस था वो खर्च दे रहा था। गिव सर्टेन एरियाज जागीरदार टू द ब्रिटिश, और कुछ एरिया जागीरदार भी देना पड़ा था ब्रिटिश को। नो यूरोपियन कुड बी एम्प्लॉयड बाय द स्टेट विदाउट द ब्रिटिश कंसर्न। और सब्सिडियरी अलायंस में ये भी था कि आप किसी भी यूरोपियन एम्प्लॉयज़ को स्टेट में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते बिना ब्रिटिश के कंसर्न के। इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पॉलिसीज दैट ब्रिटिश अडॉप्टेड अगेंस्ट द रीजनल स्टेट फ्रॉम 1760 टू 1805। और धीरे धीरे इनडायरेक्ट कंट्रोल वो लोग स्टैब्लिश कर लेते हैं इंडिया के रीजनल पॉलिटीज में। रीजन्स फॉर फ्रेंच डिफीट। फ्रेंच क्यों हार जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। इंग्लिश आर्मी जो था वो बहुत ही सुपीरियर था आर्मामेंट्स में, आर्मी में, और फ्रेंच जो था वो वीक था। The financial position of French weakened during the period which contributed to their defeat. Financial positions भी जो था वो फ्रेंच का उतना अच्छा नहीं था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा अच्छा था, जिसके वजह से डिफीट हो जाता है। Dupleix has been recalled by French after 1754 and also harshened the ignorance of the Count d'Ali contributed for the defeat. जो फ्रेंच का रूलर था ड्यूप्लेक्स वो बहुत एग्नोरेंस में रहता था, हार्श था, तो आपका बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट बिहेव करने लगिएगा, तो क्या होता है आप हार जाइएगा। तो वही होता है कि ड्यूप्लेक्स जो रूलर था फ्रेंच का, जो आया था रूल करने के लिए, जिसको दिया गया था कि आप जाके देखिए, वो बहुत इग्नोरेंट था, हार्श था। काउंट डी आली जो आए वो भी बहुत ऐसे ही थे, तो जिसके वजह से डिफीट हो जाता है फ्रेंच का। तो फ्रेंच का क्यों डिफीट होता है? क्योंकि उसका आर्मी का पोजीशन सुपीरियर नहीं था इंग्लिश के जैसा, उसका फाइनेंशियल पोजीशन उतना सुपीरियर नहीं था, और उनके जो रूलर्स आए जैसे कि ड्यूप्लेक्स या काउंट डी आली जिनको भेजा गया कैप्चर करने के लिए, वो लोग भी उतने इफ़िशिएंट नहीं थे और काफ़ी इग्नोरेंट थे बिहेवियर में, काफ़ी ईगोइस्टिक थे, हार्श थे। तो ये सब के वजह से क्या हो जाता है? फ्रेंच का डिफीट हो जाता है। तो एक चीज़ एंग्लो कर्नाटिक वॉर में क्लियर हो गया था कि फ्रेंच जो था वो साउथ से हट गया था। साउथ में कोई फेस, कोई मिरर नहीं था फ्रेंच का, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से स्टैब्लिश हो गया था साउथ में। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर. So in the next lecture we are going to study about the Bengal. Thank you everyone.